Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be studying chapter 7 Evolution from class 12th Biology NCERT. The very first term which needs to be understood is the word evolutionary biology. Now, how can this be defined? That it is the study of history of life forms on earth. ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ. मतलब कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कैसे हुई. इसके लिए सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी ये है कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स के बाद अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसके बाद ही तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो एक्चुअली में बहुत पहले हुआ था, विच इज़ सेड टू बी 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. और ये बना कैसे था, कहा जाता है जनरली कि एक गैसियस क्लाउड था जिसको नाम दिया गया है सोलर नेब्यूला. सोलर नेब्यूला जब फटा तो इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं आसपास बिखर गए. ठीक है, और ये जब बिखर गए तो ये किस चीज़ में बने, ये इसका जो सेंट्रल रीजन था इस गैसियस क्लाउड का, ये बना सन. और इसके जो डस्ट ग्रेन्स थे वो जब आपस में इकट्ठे हो गए, एग्रीगेटेड हो गए, तो इन्होंने बनाया क्लम्स. और फाइनली क्या फॉर्म हुआ, प्लैनेट्स फॉर्म हुआ. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे होता है. इससे पहले जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है जिसमें गैसियस क्लाउड जो है वो कोलैप्स हुआ था अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बोले तो. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ. नाउ हाउ डिड अर्थ ओरिजिनेटेड. इट इज सेड कि अर्थ जो है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बैक पहले बना था. इस टाइम पे क्या हो रहा था कि मोल्टन स्टेट थी, जो कि जनरली क्या हो रही थी, मोल्टन स्टेट जो है इस पूरे एटमॉस्फेयर की, जिसमें एक्चुअली एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे, तो ये जो है ये कूल डाउन हो रही थी. इस कूल डाउन की वजह से क्या क्या प्रेजेंट था, इस कूल डाउन की वजह से प्रेजेंट था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन एंड अमोनिया. ठीक है, इस टाइम पे जब ये चीज़ें प्रेजेंट थी, क्या क्या प्रेजेंट था, सी वी हैव वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. तो ये जो है ये हमारे सरफेस को कवर करके रख रहा था. जब कहा जाता है कि जब सन से जब यूवी रेज आई होंगी तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा, और क्या है इससे क्या हुआ, लाइटर H2 जो है एस्केप करा. ठीक है, और वैसे ही जब ऑक्सीजन कंबाइन हुआ अमोनिया और मीथेन से तो वाटर फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और बहुत चीज़ें अदर फॉर्म हुई. और फाइनली बाद में क्या बना, ओजोन लेयर फॉर्म हुई, जो क्या करती है, यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है और हमें बचाती है. तो इस तरीके से धीरे धीरे कहा जाता है कि अर्थ का जो है ओरिजिनेशन हुआ. और जो लाइफ है, इट्स सी द थिंग इज़ कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बना था, और जो इस पर लाइफ जो अपीयर हुई थी वो है 500 मिलियन ईयर्स बिफोर. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि बहुत सारी थ्योरीज आती हैं इस चीज़ में बनने के लिए, जिसमें ग्रीक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो एक्चुअली स्पोर्स से हुआ है. तो ग्रीक्स थिंकर का मानना ये है कि जो अर्थ है उस पर जो लाइफ बनी है वो स्पोर्स से बनी है. ठीक है, और ये कैसे आई है, दूसरे प्लैनेट्स से आई है ये स्पोर्स वाला जो लाइफ फॉर्म है वो. जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो सोचते हैं कि एक पैंसपर्मिया है, जो कि एक स्टिल एक फेवरेट आइडिया माना जाता है कि जो लाइफ है वो जो है पैंसपर्मिया के थ्रू आई है. इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से. नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप्स ऑफ थ्योरी विच सेज कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी है, और भी बहुत सारी थ्योरी हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की. ओरिजिन ऑफ लाइफ जो कि हमने जस्ट अभी बताया कि 500 मिलियन ईयर्स बैक बनी थी. इसमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ठीक है, ये सब इस पैराग्राफ में है पर इतने क्लियरली नहीं है, तो मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूँगी. द फर्स्ट थिंग इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है, स्पेशल क्रिएशन जो है किस में डील करती है, वो ये कहती है कि जो लाइफ है वो एक्चुअली एक सुपर नेचुरल पावर से बनी है. ठीक है, मतलब जो सुपर नेचुरल पावर जो है उसने क्रिएट करी लाइफ को. जैसे सुपर नेचुरल पावर में हम एग्जांपल दे सकते हैं से गॉड. ठीक है, नेक्स्ट ये था फर्स्ट. नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है
वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बायोजेनेसिस और ऑटोबायोजेनेसिस। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, ये किसने दी थी? ये बहुत लोगों ने दी थी, जिसमें से एरिस्टोटल है, थेल्स है, प्लाटो है, वॉन हेलमोंट है। ठीक है, इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कि ये कह रहा था कि नॉन लिविंग मैटर से आई है लाइफ, उसको डिस्कार्ड करने के लिए और थ्योरीज बनी, और उस थ्योरीज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, और उस एक्सपेरिमेंट में एक आता है लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें आता है लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट जो डिस्कार्ड कर रहा था कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आई है। सी हियर इज लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जो कि स्वॉन नेक्ड फ्लास्क था। ठीक है, स्वॉन नेक्ड फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, ईस्ट सेल मतलब किल्ड ईस्ट सेल्स जो है, सपोज ये फ्लास्क है तो इसमें किल्ड ईस्ट सेल्स रख दिए, और इसमें क्या किया, ये प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क थे। ठीक है, तो एक को ढक दिया अच्छे तरीके से और एक को ओपन रहने दिया, और आगे जब कंक्लूजन आया तो वो ये आया कि जो लाइफ है वो ढके हुए पे नहीं आई, मतलब कि और जो ऊपर मक्खियाँ भिन बनाने लगी या कुछ और भी प्रोड्यूस होने लगा, वो ढके हुए पे नहीं आई, वो उस पे आई जो कि ओपन था इन द एयर, जिसकी जो क्या कंक्लूड करता है कि जो लाइफ है वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि द लाइफ डिड नॉट इवॉल्व इन दी फॉर्मर, मतलब कि पहले वाले में नहीं हुआ जो कि ढका हुआ था, बट न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व इन दी लेटर फ्लास्क, जो कि ये था। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोले तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये कहती है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट करती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ठीक है, मतलब पहले कुछ प्री एग्जिस्टिंग रहा होगा लिविंग, उसके बाद ही लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, जो जस्ट हमने बोला था कि एस्ट्रोनॉमर्स का एक फेवरेट पार्ट रहा है ये रहा। तो इसमें क्या होता है, वो ये कहते हैं कि ये दिया था आर्हीनियस ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया दी थी आर्हीनियस ने, दिस इज ई, आर्हीनियस ने दी थी, और इन्होंने ये कहा था कि जो लाइफ ऑन अर्थ है दिस इज़ एक्चुअली बीन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम अदर गैलेक्सीज। ठीक है, बाकी गैलेक्सी से कुछ चीज़ें आ गई होंगी और उस वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से लाइफ जो है वो बनी है। एक आती है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रफी हुई होगी, मतलब कुछ ब्लास्ट हुआ होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअली हर एंड ऑफ एज में आता, मतलब एक हर एक एज के एंड में आता है, और यहाँ पे सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है, सब चीज़ें चली जाती हैं और ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बींग्स किल्ड हो जाते हैं, और दोबारा से एक नई लाइफ शुरू होती है। तो ये कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी थी। एक नेक्स्ट आई, वो है मॉडर्न लाइफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब मॉडर्न बोले तो जो प्रूव करी गई है और जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये ऑपरेन और हेल्डेन ने दी थी। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि जो लाइफ है वो एक्चुअली केमिकल इवोल्यूशन से बनी है। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो यूरे एंड मिलर ने दिया था। यूरे एंड मिलर, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? यूरे एंड मिलर ने दिया था। उन्होंने क्या किया, दे टुक हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड मीथेन। ठीक है, एंड विच रेशियो? 2:1:2। इस रेशियो में इन्होंने लिया और फ्लास्क में डाल दिया, वहाँ पे खूब सारी एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, बाय हीटिंग बाय गिविंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। वोल्टेज कितनी थी? वोल्टेज आगे पता चलेगी। द हीट प्रोवाइडेड वॉज 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब आफ्टर कॉन्टीन्यूस क्या क्या हुआ, कॉन्टीन्यूस हुई, हीटिंग हुई, उसके बाद कूलिंग हुई, फिर सर्कुलेशन हुआ और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ, तो एक एसिड टर्बिड रेड लिक्विड बन गया था। ये जो टर्बिड लिक्विड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट था? इसमें प्रेजेंट था कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बेसिस और अमीनो एसिड्स। और इसने क्या प्रूव किया
कि जो लाइफ जो आगे बनी होगी वो प्रॉब्ली किस किस बेसिस पे बनी होगी, केमिकल इवोल्यूशन से। केमिकल इवोल्यूशन मतलब कि जब हमने ये ब्लास्ट करवाया, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में देखा हमने बेसिक चीज़ों को लेके जो उस टाइम पे प्रिमिटिव टाइम पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, तो उससे क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बेसिस एंड अमीनो एसिड, जो कि क्या है, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से आने वाली लाइफ का। ठीक है, द मेन लाइन विच स्टेट्स इज, सी यहाँ पे लिखा है कि जो जायंट मॉलिक्यूल है वो इन्हीं से तो बनते हैं। सो द मेन लाइन इज कि सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, उसके बाद दिस इज़ फॉलोड बाय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये जो फोटो है ये वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मिलर के एक्सपेरिमेंट का। नेमली कौन कौन सी गैसेस ली थी, ये ली थी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया था, कंडेंसर क्यों लगाया, कूलिंग के लिए, यहाँ पे हीटिंग हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, और जो भी चीज़ बनकर आई उससे पता चला जो टर्बिडिटी है वो इस चीज़ की है। यहाँ पे बेसिक पर्पस ये था कि वो वाला माहौल क्रिएट करना जो उस टाइम पे अर्थ पे था, प्रिमिटिव अर्थ जब ओरिजिन ऑफ लाइफ जब आ ही रही थी, तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था वो वाला इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे अर्ली मॉलिक्यूल्स है, जो सबसे नेसेंट फॉर्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बने, जब हमारा ग्रेजुअल फॉल होने लगा, किस में, टेम्परेचर में, ग्रेजुअल फॉल होने लगा टेम्परेचर में, और उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे फ्री एटम्स रहे होंगे वो इंटरेक्ट करे होंगे आपस में, और उन्होंने बनाया होगा लाइटर कंपाउंड्स। ठीक है, इंटरेक्शन से लाइटर कंपाउंड्स बना होगा, जिसकी वजह से अर्ली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए। नेक्स्ट इज अर्ली मॉलिक्यूल्स के बाद फॉर्मेशन हुई सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। इसमें क्या हुआ, ये जो लाइटर कंपाउंड्स हैं आपस में जुड़े होंगे और हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लिया होगा इन्होंने मे बी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इस टाइम पे पॉलीमराइजेशन हुआ होगा इन्हीं पिछले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिसने क्या लीड किया, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किस वजह से बना होगा, जो पिछले लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़कर। ठीक है, ये हो गई केमिकल इवोल्यूशन की बात। नाउ थिंग इज कि केमिकल सारे अब जब ये मॉलिक्यूल्स बन गए हैं तो नाउ दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल लाइफ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या रहा होगा, सबसे पहला था वो था फॉर्मेशन ऑफ कोएसरवेट्स। फॉर्मेशन ऑफ कोएसरवेट्स, ये बायोलॉजिकल लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात हो रही है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वो आपस में रिप्रोड्यूस हुए होंगे, एग्रीगेट किया होगा, और सर्टनली फर्स्ट सेल्यूलर ऑफ लाइफ बनाया होगा। ठीक है, फर्स्ट सेल्यूलर ऑफ लाइफ बनाया होगा जो कि सिंगल सेल रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को कोएसरवेट कहा है ओपेरिन ने। ठीक, ओपेरिन जिसने हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दी थी, और इसी को माइक्रोस्पोर बोला, ये सेम वर्ड है, माइक्रोस्पोर बोला है सिडनी फॉक्स ने, सिडनी फॉक्स ने। ठीक है, तो कोएसरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ प्रोटोबायोन्ट्स का। प्रोटोबायोन्ट्स ये उस टाइम पे क्या था कि फ्री लिविंग जीन चल रहा था, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि ये जो जीन है वो किसी चीज़ में बंद होना चाहिए या न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है, नथिंग एज सच। तो वो फ्री लिविंग था, और इस टाइम ये जो हमारे जो प्रोटोबायोन्ट्स हैं ये आज से सिमिलर किससे हैं, माइकोप्लाज्मा एंड वायरसेस से। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब कि अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखें तो कोएसरवेट से क्या बना था, प्रोटोबायोन्ट, और प्रोटोबायोन्ट से क्या बना, प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले जो थे प्रोटोबायोन्ट्स दे गिव राइज टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो है ऑन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, प्रोकैरियोट में मोड ऑफ द न्यूट्रिशन पे आगे जाकर और फॉर्मेशन हुआ अलग टाइप के लाइफ का। सबसे पहले था कीमो हेट्रोट्रोफ। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रोफ अपनी एनर्जी कहाँ से पा रहे थे, इन बाय फर्मेंटेशन इन द सी। उसके बाद जब वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होने लगी तो ये बन गए कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ जो है ये फोर रनर रहे हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट थे। उसके बाद फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ आए, पर ये एनारोबिक इन नेचर थे। उसके बाद एनारोबिक वाले जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो रिलीज कर रहे थे सल्फर को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट।
उसके बाद एनारोबिक फोटोट्रॉफ से आए एरोबिक फोटोट्रॉफ्स, और इन्होंने क्या रिलीज़ किया, ऑफ कोर्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से ऑक्सीजन का रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से आगे जाकर क्या फॉर्म हुआ, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स फॉर्म हुआ। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद आई कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी में क्या होता है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब कि प्रोटोजोआ से मेटाजोआ का बनना, प्रोटोजोआ से मेटाजोआ का बनना। एक क्विक रिवीजन लेंगे। सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन आया। केमिकल इवोल्यूशन में फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स हुए, फिर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए, फिर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए, देन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन वी हैव biological evolution, formation of coecervates, formation of protobiont, origin of prokaryotes. Now on the basis of the mode of nutrition, chemoheterotrophs, chemoautotrophs, फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स जिसमें एनऑक्सीजनिक या एनारोबिक फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद एरोबिक फोटोट्रॉफ्स, देन वी हैव ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स एंड देन वी हैव कॉग्नोजेनी। अब क्वेश्चन ये है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अ थ्योरी, ये बात हो चुकी है सारी। एविडेंसेस की बात पे आते हैं। सी जो एविडेंसेस, हाँ अगेन द क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा उस टाइम पे, इसके एविडेंसेस कहाँ से आते हैं। सबसे पहला एविडेंस होता है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी क्या होती है, वो स्टडी होती है जो हम फॉसिल रिकॉर्ड से चीज़ों को पता करते हैं, ठीक है। इसको भी हम पॉइंट में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो पैराग्राफ्स है थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। सो जो एविडेंस है उसमें सबसे पहला आता है पेलियोंटोलॉजी, जिसमें क्या होता है, उसमें होता है फॉसिल। और फॉसिल क्या होते हैं, हमारे डेड रिमेन्स होते हैं उस टाइम के, जो किस में, सेडिमेंट्स में, रॉक्स में बचे रह जाते हैं और हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पेलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट लाइफ, ठीक है। एक वर्ड होता है पेलियो बॉटनी। पेलियो बॉटनी बोले तो जो डील करता है स्टडी ऑफ द प्लांट फॉसिल्स, और पेलियोजुओलॉजी जो डील करता है स्टडी ऑफ द एनिमल फॉसिल्स। इसकी जो टेक्निक होती है फॉसिल्स को पढ़ने की, एग्जैक्टली कैसी होती है कि हम रॉक को डेट करते हैं, मतलब जिस रॉक में या जिस जिस सेडिमेंट में अर्थ की लेयर में हमें ये पाया गया है, हम उस लेयर को पढ़ते हैं, उस रॉक को डेट करते हैं, जिसकी टेक्निक्स होती है। सबसे पहला होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, देन वी हैव पोटेशियम आर्गन, आर्गन आर्गन डेटिंग, यूरेनियम सीरीज डेटिंग, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है या जिस पे हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, जो एक्यूरेट मेथड है, वो है ESR। ESR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है फॉसिल स्टडी करने में या पेलियोंटोलॉजी में। नेक्स्ट इज ये इससे नेक्स्ट जो होगा वो होगा पॉइंट हमारा एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी से पहले एक चीज़ ये है कि जो अर्थ का जो पूरा लाइफ स्पैन होता है ना, जो अर्थ का जो पूरा लाइफ स्पैन होता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम जो है वो आपस में डिवाइडेड है, किससे, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग या फॉर बेटर एक्विंटेंस की हम ये पता कर सके कि ओके कौन से पीरियड में कौन सा टाइम होता है। फॉर बेटर क्लासिफिकेशन एंड स्टडी इन्होंने जियोलॉजिकल टाइम को फर्दर डिवाइड कर दिया एरा में। एरा आगे जाकर डिवाइड हुआ पीरियड्स में, और पीरियड डिवाइड हुआ एपॉक्स में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, शायद ये आगे ही होगा, वेट पहले दिखा देती हूँ मैं। आई थिंक वी हैव टू wait a little bit। See, ये रहा। अब इसमें जो आपको पेलियोजोइक, मीजोजोइक और जो सीनोजोइक दिख रहा है ना, ये है एराज, रेड वाले हैं एरा, ठीक है। उसके बाद ये जो सिलूरियन, डेवोनियन और ये जितने सारे नाम दिख रहे हैं ये हैं पीरियड, ठीक है, पीरियड। और एपॉक्स यहाँ पे नहीं दिए हैं। एपॉक्स जो होते हैं वो मिलियन ईयर्स में पाए जाते हैं, और उस जैसे कुछ एग्जांपल है जैसे कि पेलियोसीन, ईओसीन। ईओसीन वो एपॉक है या वो टाइम है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ हॉर्स हुआ था, ठीक है। देन वी हैव ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। प्लायोसीन में क्या है, इस टाइम पे मैमल्स का ओरिजिनेशन हुआ था, एंड सो ऑन।
नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ये बात क्या चल रही है? बात चल रही है एविडेंसेस की इवोल्यूशन का कैसे पता चलता है। तो द फर्स्ट पॉइंट वाज एविडेंसेस फ्रॉम पेलियोंटोलॉजी, द नेक्स्ट इज एम्ब्रायोलॉजी। सो एम्ब्रायोलॉजी में एक हमारे वो हैं, एक वॉन बेयर करके एक साइंटिस्ट होते थे, वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। इन्होंने एक बेयर्स लॉ दिया था, ठीक है, अपने लास्ट नाम पे बेयर्स लॉ दिया था, और इन्होंने ये बोला था कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशलाइज कैरेक्टर जो एम्ब्रायो के टाइम पे दूसरे एनिमल से मिल रहे होते हैं, बट जब वो एडल्ट बनता है तो वो नहीं मिलते। मतलब कि सपोज कोई फीटस है या कोई एम्ब्रायो है, वो किसी और एनिमल के फीटस से मिलेगा और कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाएगा, बट एडल्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने ये बोला, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि देखो ये इवोल्यूशन का पता चल रहा है कि बड़े होते हुए सेम नहीं है, बट जो बेसिस था, जो ग्राउंड बेसिस था, वो कभी सेम रहा होगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज ये एम्ब्रायोलॉजिस्ट है एक्चुअली, दिस ही इज अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने एक लॉ दिया, लॉ था बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है, इसका नाम था बायोजेनेटिक लॉ। इनका कहने का मतलब ये था, इनका जो वर्ड था वो ये था, विच स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज जो हमारे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो रिजेम्बलेंस दिखाते हैं, और रिजेम्बलेंस मतलब धीरे धीरे आगे जाकर इवॉल्व होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। सी, अगर हम एम्फीबियन और फिशेस में देखें तो क्या होता है कि दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, दोनों रिस्पायर करते हैं गिल से, और दोनों जो अपने एग्स हैं वो ले करते हैं वाटर में। इसका मतलब हम ये दिखा सकते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं? वो फिशेस से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला था कि जो एम्ब्रायो है ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो डेवलप करते हैं रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड द हेड, और ये एक फंक्शनल ऑर्गन होता है बस फिश में, जबकि एडल्ट वर्टिब्रेट्स में ये नहीं दिखता। नेक्स्ट एविडेंस आता है कंपैरेटिव एनाटमी से, कंपैरेटिव एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी। क्या होता है? जनरली इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन्स और एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं होमोलोगस की बात करूँ तो ये वो होते हैं जिनका बेसिक सेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर सेम होगा पर फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट। अब ये ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो सेम होता है और डिफरेंट फंक्शन होता है, तो इसको इस तरीके से देखा जाए तो सेम एंसेस्टरी से, सेम फंक्शन से, सेम बेसिक से इनका जो फंक्शन है वो रेडिएट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल्स में देखें तो सबसे पहले आ जाता है फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अगर एग्जांपल देखें इसी में तो ये कह रहे हैं कि जो फोर लिम्स हैं, वेल्स, बैट, चीता, ऑल ह्यूमंस, इनका जो पैटर्न ऑफ बोन्स है फोर लिम्स का वो जनरली सेम है, बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन, ये भी इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, पर जो ओरिजिनेशन है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये सब होमोलोगस के एग्जाम्पल चल रहे हैं। प्लांट्स में देखा जाए तो जो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलाए और कुकुरबिट्स हैं ये होमोलॉगी दिखाते हैं। तो फाइनली होमोलॉगी ने क्या किया? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया। एक जो मेन लाइन है वो ये है कि जो होमोलॉगी है वो इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्टरी, ठीक है, कॉमन एंसेस्टरी इंडिकेट करती है। ऑफ कोर्स करेगी, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो जो पहले से चला आ रहा है वो सेम है या सिमिलैरिटी दिखाता है, तो ये कॉमन एंसेस्टरी दिखाती है। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं, जिनका क्या काम होता है या किस तरीके से डिफाइन होंगे कि ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होंगे पर सेम सेम इन फंक्शन होंगे, सेम फंक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रक्चर से जब शुरू कर रहे थे तो मतलब स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट है, तो हमने सबके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कर दिए, और फंक्शन सेम है मतलब एक चीज़ को लीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो चीज़ें पहले रेडिएट हो रही थी अब वो एक पॉइंट पे आकर जुड़ रही हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसमें एग्जांपल होगा
सबसे पहला होगा जो इंसेक्ट और बर्ड्स के जो विंग है, विंग्स की बात हो रही है, ठीक है। ये एक्चुअली में डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, पर फंक्शन सेम होता है। फंक्शन क्या होगा इंसेक्ट और बर्ड का? उड़ने का होगा, ठीक है। अब डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट का विंग है वो बना हुआ होता है इंटेग्यूमेंट से, और जबकि जो बर्ड का विंग है वो मॉडिफाइड फोरलिम होता है। जो हमारा फोरलिम है उसका मॉडिफिकेशन करके वो विंग्स बन जाते हैं, पर एक्चुअली में अडेप्टेड किस चीज़ के लिए? वो फ्लाइट के लिए। तो फंक्शन सेम हो गया, इसलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा दिया, मतलब कि ये एनालॉगस ऑर्गन है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, एक हो जाती है आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स। सी, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स में है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, जो फ्लिपर्स उसको चलने में कर रहे हैं वो उसको तैरने में कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक दैट, ठीक है। प्लांट्स में अगर हम आए तो एक स्वीट पटेटो है जो कि रूट मॉडिफिकेशन है, और एक पोटैटो है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन है। सो ये भी हमारा एनालॉगी में आता है। नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट तो हैं पर उनका कभी एंसेस्ट्री में काम रहा होगा, पर एज ऑफ नाउ वो इतने फंक्शनल नहीं है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो बहुत नोन एग्जाम्पल है वो है अपेंडिक्स, पर उसके अलावा एग्जाम्पल्स जो है वो ये हैं। एक होता है टेल बोन जो कि एम्ब्रायो में प्रेजेंट होता है, फीटस में प्रेजेंट होता है, पर एक्चुअली में जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, देन इज सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कैनाइन्स, विजडम टूथ, बॉडी हेयर, एक्सटर्नल ईयर मसल्स, मेमोरी ग्लैंड इन द मेल्स। ये सब किस में आ रहे हैं? एविडेंस आ रहे हैं हमारे कंपैरेटिव एनाटॉमी में, ठीक है। तो पहला क्या आया? होमोलोगस ऑर्गन, नेक्स्ट इज एनालोगस ऑर्गन, देन इज वेस्टिजियल ऑर्गन, द फोर्थ इज एटाविज्म। एटाविज्म, let me write it for you, ATAVISM। एटाविज्म को रिवर्शन भी कहते हैं, ठीक है, REVERSION। सो ये जो रिवर्शन है इसका इनका मतलब ये है कि सडन रीअपियरेंस हो जाना या सडन रीफंक्शनिंग हो जाना उन ऑर्गन्स की जो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है, जो कभी काम में थे अब काम में नहीं है, पर अगर इनका सडन एकदम से काम आ जाता है या बॉडी इनको सडन अपनी फंक्शनिंग में यूज़ कर लेती है तो उसे हम कहते हैं एटाविज्म या रिवर्शन, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी हो चुका है। नेक्स्ट इज एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक होता है वो चीज़ जो, जैसे हमने बोला कि जो एम्फीबियंस है वो फिश से बने होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सीधा फिश से सीधा हमारा कोई एम्फीबिया बन गया, सीधा फ्रॉग बन गया, नहीं। क्या होता है जब इवोल्यूशन जो इतना स्टडी प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, इसमें बीच बीच में और भी चीज़ें बनती हैं और एक बीच में एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक बनता है, मतलब बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सिमिलैरिटी पिछले वाले उससे मिला रहा होता है, सपोज फिशेस से, और एग्जैक्टली हाफ जो है वो एम्फीबिया से मिला रहा होता है, और इसलिए हम उन्हें कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। इसमें अगर आपको आर्क्योप्टेरिक्स दिख रहा होगा, आर्क्योप्टेरिक्स ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट डू वी हैव, जो वायरस है, वायरस जो होता है वो हमारा कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन हुम, वो होता है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वायरस फंक्शनिंग तब शुरू करते हैं जब वो किसी होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब जब होस्ट की बॉडी होस्ट जब वो पकड़ लेते हैं, सपोज ह्यूमंस, तो वो तब फंक्शन करना शुरू करते हैं। उसके अलावा वो नॉन लिविंग रहते हैं, वो उनको कंसिडर नहीं किया जाता वो लिविंग है। तो देयरफॉर जो वायरस है वो किसका कनेक्टिंग लिंक है? वो है नॉन लिविंग एंड लिविंग का। नेक्स्ट इज यूग्लिना। जो यूग्लिना है वो किसका वो कनेक्टिंग लिंक है? वो है एनिमल्स एंड प्लांट्स का, एनिमल एंड प्लांट का। देन वी हैव पेरीपैटस। पेरीपैटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक होता है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट इज एकिनिडा। लेट मी राइट इट फॉर यू, एकिडना, ये किसका कनेक्टिंग लिंक है? ये है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हम ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली तब पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा, मैं पहले बताना भूल गई, मैंने सिर्फ इसको
हाईलाइट कर दिया था। जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो कनेक्टिंग लिंक किसका है, वो है रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का। ठीक है, मतलब कि रेप्टाइल से जब बर्ड्स बने होंगे तो उसके बीच में एक जो ऑर्गेनिज्म जो बना होगा वो होगा आर्कियोप्टेरिक्स, जो इस जैसा भी दिखता होगा और इस जैसा भी दिखता होगा। इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं ऑफ कोर्स। एक और चीज़ ऐड कर लो, वो है काइमेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है काइमेरा। काइमेरा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस का। ठीक है, काइमेरा बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस का। एक थोड़ा दोबारा क्विक रिकैप कर लेते हैं। वायरस, नॉन लिविंग एंड लिविंग। यूग्लिना, एनिमल्स एंड प्लांट्स। पेरिपैटिस, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। काइमेरा, bony fishes, cartilaginous fishes. Echinida, reptiles, mammals. Archaeopteryx, reptiles, birds. Echinida is reptiles and mammals. Archaeopteryx is reptiles and birds. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्या हुआ था, कुछ साइंटिस्ट ने स्टडीज़ कंडक्ट करी थी। उन्होंने देखा था कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पे, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ सेटअप होने से पहले उन्होंने देखा कि वाइट विंग्ड मॉथ है। ठीक है, वाइट विंग्ड मॉथ है जो कि ट्रंक पे जो होती हैं वो बैठी रहती हैं, और ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रंक था वो लाइट कलर्ड था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल सूट की वजह से जो ट्रंक है, मतलब ट्री ट्रंक है, उसका कलर डार्क हो गया है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द सूट। और वहीं पे जो हमारी वाइट विंग्ड मॉथ थी वो बहुत तरीके से दिख रही थी, मतलब क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो रहा था, जिस वजह से जो प्रेडेटर्स थे उनकी आई कैचिंग पावर में ज़्यादा अच्छे से आ रहा था, एंड दे वर बीइंग डाइड बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रेडेटर्स उनको आकर खा ले रहे थे क्योंकि वो अच्छे से दिख रही थी उस पर। ऑन दी अदर हैंड जो उसके बाद जो चेंजेस आए वो ये थे कि जो डार्क विंग्ड मॉथ थी वो बची रह गई। वाई? ड्यू टू दी सेम कलर ऑफ द ट्री ट्रंक एज वेल। ड्यूरिंग व्हाट टाइम? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड सूट। अब इस टाइम पे क्या था कि लाइकन्स का भी फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि लाइकन्स वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि अनपल्यूटेड एरिया होता है, क्योंकि ये बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। सो इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन किस तरफ चेंज हुआ, किस डायरेक्शन में चेंज हुआ कि जो फिट था वो जो फिट किस हिसाब से हुआ कि इस टाइम पे, मतलब आप एट द टाइम ऑफ द polluted area या एट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप, ये वाला जो है ये ज़्यादा फिट था। सो डार्क कलर्ड मॉथ वॉज बीइंग सिलेक्टेड एंड वो मूव्ड फॉरवर्ड, मतलब आने वाले टाइम पे इनकी जो तादाद थी या जो इनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन था वो ज़्यादा रह गया। तो ये चीज़ यही बताता है। नेक्स्ट इज़ द मेन लाइन इन द, ये पूरी स्टोरी यही है। नेक्स्ट इज़ कि जो मेन लाइन है वो ये है कि ये जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया है वो एग्जाम्पल है ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, ये भी बताता है कि जो इवोल्यूशन है इज़ नॉट डायरेक्टेड बाय द is not a directed process in the sense of determinism. This is a stochastic process based on the chance event in nature and chance mutation in the organism. मतलब कि नेचर में कुछ चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना और चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। अगर ये म्यूटेशन नहीं आया होता इसका कलर चेंज करने का या मेलेनिज्म आने का, तो शायद ये भी खाई जाती प्रेडेटर से। तो ये क्या है, ये जो चांस, मतलब ये जो चेंज हुआ है नेचर में ये भी चांस इवेंट था, और ये जो म्यूटेशन हुआ है ऑर्गेनिज्म में ये भी एक चांस म्यूटेशन था। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, जो डार्विन थे वो गैलापागोस आइलैंड गए और उन्होंने वहाँ पे कुछ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को देखा। तो यहाँ पे जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स हो जाती हैं ये हमारी नेचुरल हो जाती है, मतलब कि एंसेस्टर वाली जो बेस लाइन पे प्रेजेंट थी। ठीक है, और इनको बाद में क्या कहा गया, डार्विन फिंचेस कहा गया। सो अडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन ने ये देखा या ये स्टडी करी कि जो एडाप्टिव रेडिएशन एक्चुअली में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जहाँ पे जो एंसेस्ट्रल स्टॉक है ना, मतलब जो एंसेस्ट्रल लाइन है, जैसे कि स्मॉल ब्लैक बर्ड, इसको अगर हम एंसेस्ट्रल स्टॉक मान लें तो ये राइज करता है, दिस गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़। ठीक है, और ये न्यू स्पीशीज़ किस बेसिस पे बनेंगी, जो न्यू हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रहे हैं और उस लाइफ फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए वो न्यू स्पीशीज़ में राइज होते हैं। सो डार्विन फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड में देखी गई थी, उनका जो पहला एंसेस्ट्रल स्टॉक था या जो एंसेस्ट्रल रूप था वो था स्मॉल ब्लैक बर्ड। और उसके बाद क्या चेंज हुई, या स्मॉल ब्लैक बर्ड मतलब कि सीड ईटिंग स्टॉक। उसके बाद जब ये चेंज हुई तो इन्होंने जोग्राफिकल एरियाज देखा चेंज होते हुए और उन्होंने अपने आप में अडेप्टिव चेंजेस कर लिए। ठीक है, और अडेप्टिव चेंज करते हुए इन्होंने अपनी बीक चेंज कर ली, जैसे कि कुछ वेजिटेरियन हो गई,
कुछ सीड ईटिंग हो गई या कुछ और हो गई। सो इस तरीके से जो वो है पीक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा अडेप्टिव रेडिएशन हो गया। अगेन दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स भी इसी तरीके से अब मतलब इवॉल्व हुए हैं अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक से इनटू डिफरेंट काइंड इन ऑस्ट्रेलिया। सो क्या होता है, जब एक और एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन होती है किसी भी एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में, किसकी वजह से, डिफरेंट हैबिटेट की वजह से, तो वो किसको लीड करता है, वो लीड करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ऑल राइट, सो एक और एग्जाम्पल है वो है प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरीज ऑफ, ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हमारे कुछ साइंटिस्ट आते हैं जिसमें से जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा हमारा डार्विन, एक हो जाएगा हमारा लमार्क, और आगे जाकर हमारा हो जाएगा ह्यूगो डी वराइस। लेट्स सी वेयर इज इट रिटन। चलो यहाँ पर आने के बाद हम पढ़ेंगे ह्यूगो डी वराइस का है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा डार्विन, नहीं सबसे पहला है हमारा लेमार्क। लेमार्क जो है उन्होंने क्या किया है, वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। उनकी जो थ्योरी थी इवोल्यूशन को लेके वो ये थी कि जो इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म का वो एक्चुअली किस पे बेस है, दिस इज़ ड्रिवन बाय यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। मतलब कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई ऑर्गन हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है, वो फंक्शन में नहीं आ रहा है, तो वो उसका जो वो है प्रेजेंस है वो कम होता हुआ चला जाएगा। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ऑर्गन हमारा तरीके में यूज़ में आ रहा है, बार बार यूज़ में आ रहा है, तो वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जिराफ की गर्दन छोटी रही होगी और उसने जब अटेम्प्ट किया होगा लंबी ट्रीज़ में से पत्ते खाना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि उन्होंने जिराफ ने अडेप्ट कर लिया कि अपनी नेक को ही इलोंगेट कर लिया। ठीक है, इसकी वजह से दिस केम टू एक्वायर कि जिराफ में जो है स्लोली कुछ ईयर्स के बाद उनकी लॉन्ग नेक प्रेजेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डार्विन। डार्विन के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, पिछले पेज पे है वो, दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। एक था ब्रांचिंग डिसेंट और एक है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट बोले तो कि एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो चीज़ें आती जा रही हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन जो कि कम्प्लीटली एक चांस ऑफ इवेंट होता है। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कि कौन सी स्पीशीज़ फिट है। यहाँ पे किसी स्पीशीज़ को अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज़ फिट टू लिव, तो ये जनरली किस पे डिपेंड करती है कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट है। मतलब कि कोई स्पीशीज़ जो नंबर ऑफ टाइम रिप्रोड्यूस कर सके और नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर नेचुरल सिलेक्शन होता भी है किसी भी उस पर बेस्ड, तो इतनी प्रोजेनी रहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस टाइम पे प्रेजेंट रहेगी। तो इफ़ देयर वुड बी अ चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो है ये एक नई फॉर्म अपीयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछला एंसेस्टरल स्टॉक वर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एंड देयरफॉर दे लेफ्ट मोर प्रोजेनी। राइट, ओके, सो नेक्स्ट इज ह्यूगो डी वराइस। ह्यूगो डी वराइस ने एक म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी बोले तो इस टाइम म्यूटेशन का मतलब ये है कि जब किसी की भी बॉडी में म्यूटेशंस आने लगते हैं सडन, तो चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली भी। वेट, ह्यूगो डी वराइस ने काम दिया था म्यूटेशन पे। उन्होंने इस चीज़ पे डिफरेंस किया था कि जो डार्विन है, ओके, सो जो डार्विन है उन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की बात करी है या वेरिएशंस की बात करी है। तो जो इनका जो इवोल्यूशन होता है, इनकी जो डार्विनियन जो वेरिएशंस होती हैं वो स्मॉल होती हैं। ठीक है, और डायरेक्शनल होती हैं। क्यों? जैसे अडेप्टिव रेडिएशन को देख लो या नेचुरल सिलेक्शन को देख लो, वो एक डायरेक्शन में जाती है कि उस टाइम पे क्या ज़रूरत है, चांस इवेंट क्या है। उसके अलावा जो इवोल्यूशन है डार्विन के केस में वो ग्रेजुअल होता है। ठीक है, और अगर हम इसी में म्यूटेशन की बात करें जो ह्यूगो डी वराइस ने दी है, उन्होंने ये बोला है कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो रैंडम और डायरेक्शनलेस होते हैं। मतलब कि वो कभी भी किसी भी वजह से आ सकते हैं, वो इतने रैंडम होते हैं कि पता नहीं चलता है। दूसरा ये कि म्यूटेशन जो है स्पेसिएशन कॉज करते हैं। मतलब कि
कुछ चेंजेस की वजह से अगर जीनोटाइप में कुछ चेंज आ जाता है तो उस वजह से क्या होता है, पूरे की पूरी हेरिडिटी चेंज हो जाती है और यही चीज़ आगे जनरेशन ओवर जनरेशन पास ऑन होती है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्टेशन, मतलब कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कहलाया जाता है ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, उनका ये कहना है, इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी गिवन पॉपुलेशन में हम उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। पर अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की, हम अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं एलील्स की या जीन्स की। और जब उस फ्रीक्वेंसी है वो जो निकल कर आएगी, दिस इज़ सपोज टू रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशन। पर इसकी कुछ वो होती हैं, व्हाट डू वी से, इनकी कुछ शर्त होती है कि ये जो ओरिजिनल प्रोपोर्शन है जीनोटाइप का वो तब तक कांस्टेंट रहेगा ओवर जनरेशन जब जो पॉपुलेशन साइज़ है ना, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बहुत लार्ज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, रैंडम मेटिंग नहीं होगी, रैंडम मेटिंग जब नहीं होगी पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इज़ नो म्यूटेशन, ठीक है, नेक्स्ट इज़ नो म्यूटेशन। उसके अलावा इमिग्रेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी जीन कहीं बाहर से नहीं आएगा, सो इमिग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ कोई सिलेक्शन नहीं होगा, नो सिलेक्शन। सो जब ये सारी शर्तें प्रेजेंट होती हैं तभी हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल वर्क करता है, मतलब कि तभी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स जो है वो फिक्स रह सकती हैं या रिमेन सेम रह सकती है थ्रू जनरेशन ओवर जनरेशन। इसका मतलब कि ये है, या कांस्टेंट रह सकती हैं। सो जो सम टोटल ऑफ ऑल दी एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल्स टू 1 निकल कर आती है, ठीक है। इसको एक उससे समझाया जाता है, ये है हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन, इसको बताएंगे किस तरीके से आया ये। सो द थिंग इज़, सपोज हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो नाम है वो है पी और क्यू, ठीक है। और किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो अलील फ्रीक्वेंसी की जो अलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो है ए और ए, ठीक है। अब किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डबल होगा तो पी वाले में क्या होगा, पी वाले में जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो ये आ जाएगी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्योंकि डबल हो गया, ठीक है। और ए वाले में क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर, क्योंकि डबल हो गया। अगर मैं पी क्यू को एक साथ लूँ तो क्या हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं डबल कर दूँ तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये, और अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये होगा हमेशा 1 ओवर जनरेशन। मगर कब, जब पॉपुलेशन साइज लार्ज होगा, रैंडम मेटिंग हो रही होगी और म्यूटेशन नहीं हो रहा होगा, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा होगा और कोई इमिग्रेशन भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसी टाइम पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को जो चेंज कर सकते हैं वो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला होता है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन मतलब कि वही जो ह्यूगो डी वेराइस ने बोला था कि सडन चेंज आना, ठीक है। नेक्स्ट इज़, यहीं पे लिखा है, वेट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं। पहला होता है ये रहा म्यूटेशन। सो म्यूटेशन जब सडन चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब भी पेरेंटल से जो प्रोजेनी बनेगी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जब किसी वजह से, मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशीज़ की, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहाँ जाने पे नए हैबिटेट को देखने की वजह से वो अपने आप में चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो जीन माइग्रेशन है वो जीन का डिफरेंस ले आता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कि यही जो हमारी जीन माइग्रेशन में, मतलब कि जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो मूव कर रहे थे स्पीशीज़, जब यही किसी चांस से, मतलब किसी नेचुरल कैटास्ट्रफी से, किसी चांस से जब यूं की उठ के दूसरी जगह चली जाती है तो अगेन चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि चांस इवेंट होता है, जो किस पे बेस होता है, वो बेस होता है हमेशा
कि उसका जीनोटाइप कितना ज़्यादा उस टाइम पे फिट है नेचुरल सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। अब क्या होता है जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, मतलब जब ये सब कुछ चीज़ें बाय चांस होती हैं, सी इफ़ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन जब ओरिजिनल पॉपुलेशन, सपोज ये एक एंसेस्ट्रल स्टॉक है जो एक जगह से दूसरी जगह गया है, ठीक है, बाय चांस, किसी चांस की वजह से, तो इसको क्या कह दिया हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट कह दिया। अब ये जो स्पीशीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आई हैं और इन्होंने चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग ऑफ द हैबिटेट ऑफ दैट प्लेस या जोग्राफिकल एरिया, आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पुरानी वाली होती है उनको हम जो पुरानी वाली होती है उनको हम कहते हैं फाउंडर, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट है, देखो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, जो डार्विन ने एक्सप्लेन करा है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है जो ब्रीडर है वो खुद से डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट करेगा। दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो डिटर्मिन करती हैं कि कौन सी चीज़ों को सिलेक्ट किया जाएगा और कौन सी को नहीं। सो सपोज़ ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ये नॉर्मल ग्राफ है जिसमें एनवायरनमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, और अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो जो स्पीशीज़ हैं इन पे कोई प्रेशर नहीं है चेंज होने का या अडेप्ट होने का, राइट। सो सबसे पहला जो होता है उसी में, मतलब ये जो एक नॉर्मल दिया हुआ है उसी में जो ये है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा स्टेबलाइजिंग या नॉर्मल, स्टेबलाइजिंग या नॉर्मल सिलेक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग। अब स्टेबलाइजिंग में अगेन सेम है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से स्पीशीज़ पे भी कोई प्रेशर नहीं है अडाप्ट होने का। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो किसी एक तरफ चेंज हो रहा है पर्टिकुलर वे में, और ये सिलेक्टिव प्रेशर दे रहा है स्पीशीज़ को चेंज होने के लिए, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। सो इधर से मतलब ये जो ओरिजिनल था यहाँ से अगर देखें तो ये एक तरफ चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है ये देखो इसमें यहाँ पे स्लोप में चेंज आ रहा है। सो नेक्स्ट इज डिसरप्टिव या डाइवर्जिंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव या डाइवर्जिंग सिलेक्शन में क्या होता है, जब एनवायरनमेंट जो है चेंज होता है बट सिलेक्शन जो प्रेशर देता है, सिलेक्शन प्रेशर ऑन द स्पीशीज़, वो जो होती है वो टू एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है। सो टू एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, इसलिए दो डिफरेंट पीक्स आ जाती हैं। ऑल राइट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज़ ब्रीफ अकाउंट ऑफ, ये हम इतना मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक फ़िश पाई गई थी। अ फिश वॉज कॉट इन साउथ अफ्रीका, हैपन टू बी अ सीलाकांत विच वॉज थॉट टू बी एक्सटेंट, ठीक है। तो ये जो है इसको, दिस हैपन टू बी कि ये नॉर्मली वाटर में होती थी पर ये बाहर पाई गई, तो इसने जो है एक वो सेट कर दिया कि एम्फीबियंस जो है यहाँ से वो बने, मतलब राइज करे होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखो ये रहा, द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। और ये किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें वो हुई, मतलब और क्या क्या चीज़ें ये लोग शेयर कर रहे थे कि दे ले थिक एग शेल्ड विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था, ट्रिनोसरस रेक्स था, जो कि 20 फीट हाई था, मतलब इतना बड़ा था। नेक्स्ट इज जो, चलो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये थोड़ा इजी है, इसमें बस कुछ वर्ड्स हैं जो समझने हैं, देन वील बी कंप्लीटेड विद द चैप्टर। ओके, सो द फर्स्ट इज जो देखो दो तरीके के वो पाए गए हैं, प्राइमेट्स पाए गए हैं, कॉमन एंसेस्टर्स पाए गए हैं, एक है ड्रायोपिथिकस और एक है रामापिथिकस। सो रामापिथिकस से एक्चुअली होमिनिड इवोल्यूशन शुरू हुआ है। होमिनिड बोले तो जहाँ से हम निकल कर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हिस्ट्री में या इवोल्यूशन की हिस्ट्री में, वो सबसे पहला है ऑस्ट्रालोपिथिकस, ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथिकस। यहाँ पे नीचे नाम भी होगा, ये रहा, चलो, ऑस्ट्रालोपिथिकस जो है फर्स्ट एप मैन थे, देवर फर्स्ट एप मैन, और कहाँ पाए गए हैं, अफ्रीकन के प्लायोसीन एरा रॉक में। ये 5 मतलब क्या नाम है,
सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो थी 450 से 600। वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आई रियली होप आप ये नोट डाउन कर रहे होगे। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 450 टू 600 सीसी। ठीक है, ये 4 फीट टॉल थे और ये अपराइट चलते थे। ये जो हंट करते थे विद स्टोन वेपन्स पर फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, ये कहाँ पाए गए हैं? तंजानिया एंड यूथोपिया में पाए गए हैं। नेक्स्ट इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 650 टू 800। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है ऑफकोर्स 650 टू 800। ये रही। दूसरा ये है कि ये मीट नहीं खाते थे, दे डिड नॉट ईट मीट। ओके, ऑल्सो इज कि ये कहाँ पाए गए हैं? ये ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं, प्लायोसीन एरा में। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इनकी जो ब्रेन की वो थी कैपेसिटी थी ये थी 900 सीसी। ये मीट खाते थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनको हम पेकिंग मैन, जावा मैन और हिडलबर्ग मैन भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पेकिंग मैन, जावा मैन और हिडलबर्ग मैन। ओके, सो नेक्स्ट इज निएंडरथल एंड उसके बाद आते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, निएंडरथल जो थे उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 1400 सीसी। और उसके बाद आते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की जो है वो है, सॉरी, होमोसेपियंस की है 1400 सीसी। ये इन्हीं से ही निकले हैं निएंडरथल जो है। निएंडरथल से जो होमोसेपियंस है वो है, और ये जो एक्सटिंक्ट हुए हैं ये हुए हैं 25,000 ईयर्स बिफोर। ठीक है, इनकी जो होमोसेपियंस हैं वो जो हैं वो अपनी बॉडी को हाइड करके रखते थे, मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्विग्स एंड लीव्स एंड ऑल। उसके बाद अगर कोई मर जाता था तो उनकी बॉडी को बरी भी करते थे आफ्टर डेथ। ठीक है, ये इनके जो फॉसिल्स हैं वो पाए गए हैं ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। नेक्स्ट इज द वेरी रिसेंट विच वी से इज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, ये हम हैं। इनका जो वो हुआ है, मतलब इनका जो जन्म मान लो या जो भी मान लो, वो एक्चुअली में आइस एज के टाइम पे हुआ है, विच इज़ बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो। और इन्होंने प्लांट कल्टिवेशन सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखा, और इस वजह से एग्रीकल्चर शुरू हुआ और ह्यूमंस में सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन शुरू हुआ। एंड दिस इज़ हाउ वी एंड दिस चैप्टर। आई रियली होप आपको ये बात समझ में आई होगी और चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for watching this video.